हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 2 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वन लाइनर से। जैसे कि हम लोग वन लाइनर का रिवीजन करते हैं हर दिन, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के लिए पहला गोल्ड जीत लिया है अवनी लेखरा ने। और केंद्रीय मंत्री भी अन्नपूर्णा देवी जी, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, इन्होंने महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अभी नेपाल को धूलीखेल शहर जो है नेपाल का, उसको एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर, हेल्दीएस्ट सिटी घोषित किया है। और एचपीसीएल जो है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए हैं रजनीश नारंग। इसके अलावा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा कल हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाला पहली विदेशी यूनिवर्सिटी होगी ब्रिटेन की साउथहैम्पटन। इसके अलावा टीसीएस ने डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए फिलीपींस में अपना 5वां पेस स्टूडियो खोला है। ठीक है ना। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप बांग्लादेश ने जीत लिया है। रीसेट नाम से अभी हाल ही में डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने रिटायर्ड खिलाड़ियों के लिए कार्यक्रम शुरू किया है, नई दिल्ली में इन्होंने। और अभी हाल ही में इंग्लैंड के क्रिकेटर डेविड मलान ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जिनको आप लोगों ने सैटरडे को पढ़ा था। इसका 1 मिनट में आपने रिवीजन कर लिया, डिटेल में आपने सैटरडे को पढ़ा था। अब हम लोग आज की करंट अफेयर में पढ़ेंगे। संडे को रिवीजन कराया जाता है वीकली का, जो हफ्ते भर हम लोग पढ़े रहते हैं उसको संडे में रिवाइज करते हैं। ठीक है, फिर मंडे से नया वीक शुरू होता है। और इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर दी जाती है। जितने भी प्रकार के आपको डेली, वीकली, मंथली, स्टैटिक, हर प्रकार के क्विज, हर प्रकार के पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखो। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, वर्ष 2024 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद रखना। रमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का नोबेल जिसे कहते हैं, ये पूछा जाता है एग्जाम में। इस बार 5 व्यक्तियों क्या कहें, 4 व्यक्ति प्लस एक संस्था है, तो 4 व्यक्ति प्लस एक संस्था को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। टोटल 5 को सम्मान दिया जाएगा। 4 व्यक्तियों के नाम यहां पर आपको दिख रहे हैं, कर्मा फुत्सो और फरविजा फरहान, 1 हो गए, 2 हो गए। इसके अलावा मियाजाकी हायाओ 3 हो गए, और डॉक्टर गुएन थी नोक फुओंग, ये 4 हो गए। तो 4 व्यक्ति हैं और एक संस्था है जिसको ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 दिया जा रहा है। संस्था का नाम है रूरल डॉक्टर मूवमेंट। ठीक है, मैं हट जाता हूं, चारों की तस्वीर आप देख लो, चारों के नाम देख लो। तो इन चारों को इस बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलेगा। ये संस्था भी याद रखना, क्योंकि जब संस्था अकेली रहती है ना, जैसे 4 ये व्यक्ति हो गए संस्था के लिए, तो आपसे क्वेश्चन में ऐसा भी बन सकता है, निम्न में से किस संस्था को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया? केवल संस्था हो सकता है, पूछ ले। ठीक है, तो याद रखना संस्था है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, जिसे मिला है। अच्छा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहते हैं। नोबेल पुरस्कार जैसे दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है 6 क्षेत्रों में, ऐसे ही एशिया में सबसे बड़ा पुरस्कार ये माना जाता है रमन मैग्सेसे। ये फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे, 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, उनकी याद में दिया जाता है, उनके सम्मान में। और इसको शुरू किया गया 1957 में। शुरुआत भी पूछी जाती है, जैसे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी और वो 10 दिसंबर को दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ऐसे ही ये रमन मैग्सेसे 1957 से शुरू हुआ और ये फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के सम्मान में दिया जाता है। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई नई सोशल मीडिया नीति के तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कितने रुपए तक का भुगतान किया जाएगा? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी लॉन्च की हुई है। इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इसके तहत जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या सोशल मीडिया के जो क्रिएटर हैं, वीडियो क्रिएटर खास करके, उनको 8 लाख रुपए महीना तक का प्रावधान है देने का इस सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत। यहाँ पर आप देख सकते हो यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी आई हुई है और इसमें रिवार्ड किया जाएगा किसको? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को। इस पर मैंने आपको ये वीडियो दी है डिटेल में। अगर आप कोई क्रिएटर हो या आपके जान पहचान में कोई क्रिएटर है तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि यूट्यूबर्स को कितना मिलेंगे, फेसबुक पर अगर आपका पेज है तो कितना मिलेगा, अगर इंस्टाग्राम के रील बनाते हो या इंस्टाग्राम के अगर हो क्रिएटर तो आपको कितना मिलेगा,
एक्स पर यानी ट्विटर पर अगर आपका है प्लेटफॉर्म तब आपको कितना मिलेगा, सब उसमें मैंने बताया है। यहाँ पर मोटा मोटा आपको इस योजना के बारे में जानकारी दूंगा। तो देखिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को 8 लाख रुपए पर मंथ तक दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? फ्री में भी देंगे? नहीं, इसके लिए ये काम कराएंगे। क्या काम कराएंगे? इनको जो क्रिएटर्स होंगे उनको यूपी सरकार की योजनाओं, परियोजनाओं और नीतियों का प्रचार करना होगा, मतलब कि अपने वीडियो में स्पॉन्सर करना होगा। ठीक वैसे ही जैसे कि समझ लो कंपनियों का, जो प्राइवेट कंपनियों का स्पॉन्सरशिप मिलता है, उसी प्रकार से इस यूपी सरकार का मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप देख रहे हो कि देखो, जो भी सरकार होती है, कोई भी राज्य सरकार, वो योजनाओं को लॉन्च करते समय उसी में एक बजट रखती है उसका प्रमोशन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। आप अखबारों में जो एडवर्टाइजमेंट देखते हो या टीवी पर जो एडवर्टाइजमेंट देखते हो सरकार का, वो पेड रहता है, उसके लिए सरकार अच्छा खासा अमाउंट पे किए रहती है उनको। लेकिन आज के टाइम पर सब सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन है, तो ऐसे में यहाँ पर यूपी सरकार ये सोच रही है कि उसमें से जो एडवर्टाइजमेंट का बजट वो टीवी और प्रिंट मीडिया को देते हैं, उसमें से कुछ कट करके ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को दे। बात यही है कुल। और उसके बाद इसके तहत 4 कैटेगरी में धनराशियां दी जाएंगी। अच्छा, साथ ही साथ ये भी प्रावधान है, अगर कोई क्रिएटर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कोई आपत्तिजनक या कोई देश विरोधी या कोई अफवाह फैलाने जैसा वाला कोई कंटेंट अपलोड करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, तो ये है सोशल मीडिया नई पॉलिसी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। अब इसमें ये देखो 4 कैटेगरीज बनाए गए हैं, इलाइट इन्फ्लुएंसर्स की, मेगा इन्फ्लुएंसर्स की, माइक्रो और मैक्रो की। ठीक है, तो इसके तहत ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में दिए जाएंगे। सबको 8 लाख नहीं मिलेंगे, 8, 7, 6, 2, 3 ऐसे अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। ज्यादा डिटेल के लिए कल की वीडियो देखें। हाल ही में भारत सरकार ने निम्न में से किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया? तो देखो, भारत सरकार ने अभी दोस्तों 4 कंपनियों को अभी नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया। ये 4 कंपनियां हैं, रेल टेल कॉर्पोरेशन, एसजेवीएन, एसईसीआई और एनएचपीसी। ये 4 कंपनियों को दिया गया है अभी नवरत्न कंपनी का दर्जा। नवरत्न कंपनी क्या होती है? देखो, भारत सरकार की कुछ पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर की जो अंडरटेकिंग्स होती हैं, इसमें 100% सरकार की नहीं होती है, मतलब आधिपत्य। इसमें 50% से अधिक सरकार का, यानी केंद्र सरकार का इसमें आधिपत्य होता है। उसके बाद 49% या उससे कम प्राइवेट सेक्टर के अन्य प्लेयर्स के होते हैं शेयर। अब इसमें सरकार क्या करती है? इसमें उनकी प्रॉफिट, उनकी उनकी क्या कहें विस्तारीकरण, इन सबको देखते हुए उनको कैटेगराइज करके रखी हुई है। तो ऐसी कैटेगरी में 4 बड़ी कैटेगरियां भारत सरकार की बनाई गई हैं। एक महारत्न की, एक नवरत्न की, एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 और एक मिनी रत्न कैटेगरी 2, जिसे मिनी रत्न कैटेगरी ए और मिनी रत्न कैटेगरी बी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं, उनमें से जो टॉप प्रॉफिट वाली या कहें टॉप गेनिंग वाली कंपनीज हैं, उनके आधार पर। अब टोटल अगर महारत्न कंपनियों की बात करें तो आज के टाइम पर 13 महारत्न कंपनियां हैं। नवरत्न की बात करें तो आज के टाइम पर 25 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। इसको मिलाने के बाद 21 था, 4 और जुड़ने के बाद 25 हो गई हैं। और कैटेगरी ए, कैटेगरी बी की मिनी रत्न कैटेगरियों को आप नहीं याद कर पाओगे, रोज घटती बढ़ती रहती हैं। ठीक है, कोई फायदा भी नहीं उसको। तो यहाँ पर देखो, निर्मला सीतारमण जी जो हैं वित्त मंत्री हैं, इन्होंने नवरत्न का स्टेटस दिया है 4 सीपीएसई को। सीपीएसई मतलब कि सेंट्रल की पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेस को। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये 4 कंपनियों के नाम है, इनके फुल फॉर्म भी हैं। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन और एससीसीआई यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 24वां है एनएचपीसी यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। और 25वां है एसजेवीएन यानी सतलुज जल विद्युत निगम। याद होगा, अभी मैंने आपको अरुण प्रोजेक्ट के बारे में बताया था नेपाल से, तो उसको मैंने बताया था कि वहां पर सतलुज जल विद्युत निगम काम कर रही है, इसको मिला है प्रोजेक्ट। अच्छा, नवरत्न कंपनी जब हो जाती है तब इसको ज्यादा फाइनेंशियल और ऑपरेशनल छूट मिलती है, महारत्न से कम लेकिन मिनी रत्न से ज्यादा मिलती है। और सरकार की इजाजत लिए बिना ये 1,000 करोड़ रुपए तक का नेटवर्क का और 15% तक का निवेश कहीं पर भी कर सकते हैं। नवरत्न कंपनियां विदेश में ज्वाइंट वेंचर भी अपना स्थापित कर सकती हैं। ऐसे ही इनसे और थोड़ा सा बेनिफिट दिया जाता है महारत्न को। ठीक है, तो स्टेटस मिलने से फायदा मिलता है। ठीक है, चलिए, ये महारत्न कंपनियों की लिस्ट है, जिनको अगर पढ़ना है तो 13 महारत्न कंपनियां हैं, इनको याद रखिएगा। नवरत्न की भी संख्या मत याद करो, आपको नवरत्न में टोटल ये जानो कितनी नवरत्न कंपनियां हैं और किसी अभी लेटेस्ट में शामिल किया गया है। बाकी अगर
पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, नवरत्न से नहीं बनेगा। तो महारत्न में आप ऐसे देख लो, OIL, सेल, RECL, PFCL, PGCIL, NTPC, IOCL, HPCL, गेल, CIL, BPCL, भेल, ONGC, ये 16 कंपनियां हैं। अगला, हाल ही में गुजरात के कच्छ के तट पर किस चक्रवाती तूफान ने तबाही मचाई? तो देखो, अभी गुजरात के कच्छ के तट पर दोस्तों एक तूफान आया है, नाम है असना। आप देख रहे होंगे न्यूज वगैरह में भी, आज के टाइम पर गुजरात में बाढ़ भी आई हुई है, कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और काफी वहां पर नुकसान भी हो रहा है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर एक चक्रवाती तूफान आया हुआ है। चक्रवाती तूफान कौन सा है? असना। ध्यान रखना, नाम पूछा जाएगा आपसे। चक्रवाती तूफान है असना। ये पाकिस्तान और गुजरात के कच्छ के तट पर आसपास में ये उठा है, अरब सागर से। ठीक है, देखो तूफान भारत में जो आते हैं वो दो जगह से उठते हैं, या तो बंगाल की खाड़ी से या तो अरब सागर से। मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा कि बंगाल की खाड़ी से उठता है तूफान, है ना। अरब की सागर की खाड़ी से बहुत कम उठता है तूफान भारत में, क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं मुड़ती हैं तो ये इस तरफ निकल जाती हैं, इधर कम आती हैं फिलहाल। तो यहाँ पर इस बार जो आया हुआ है उसको नाम किसने दिया है? तूफानों का नामकरण भी किया जाता है और नाम की लिस्ट जो है वो पहले ही दे दी जाती है। इस पर मैं कई वीडियो आपको दे चुका हूँ, 7 से 8 वीडियो अभी तक, है ना। हर साल आता है, हर जब भी आता है मैं आपको वीडियो देता था, इस बार नहीं दूंगा। तो वो जा करके वीडियो देख सकते हो आप कि तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं। टोटल 13 कंट्रियों के द्वारा 13 नाम दिए गए हैं, 169 नाम पहले से ही डिसाइड है। तो आप मुझे देख करके बताना कि अगला तूफान का नाम क्या रखा जाएगा, ठीक है, और कौन सा देश रखेगा। ये जो असना है इसको पाकिस्तान ने नाम दिया है। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तूफान का नाम, ये वाला जो तूफान आया इसका नाम किसने दिया, है ना। तो तूफान पाकिस्तान ने इसका नाम दिया था। इसका अर्थ भी पूछा जाएगा तो आप बताना, जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, असना। अच्छा, कुछ और फैक्ट हैं, जैसे कि 1976 के बाद अगस्त महीने में अरब सागर में आने वाला ये पहला चक्रवाती तूफान है। लास्ट वाला अगस्त महीने में जब आया था तो 1976 में आया था, अरब सागर से उठा था जो। 1891 से अगर 2024 के बीच की बात करें तो अगस्त महीने में अरब सागर में केवल 4 चक्रवाती तूफान आए हैं, है ना। यही वो कारण है, ऐसे ही डेटा रखने के लिए तूफानों के नाम रखे जाते हैं, है ना, जिससे कि कब आया, कितना इंटेंसिटी का था, कहाँ से उठा था, नाम क्या था। अगला, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट नमन, इसको मैं पिछली साल भी ये क्वेश्चन कवर करा चुका हूं, 2023 में, अगर आपको याद हो तो इसको शुरू किया गया भारतीय सेना के द्वारा। लेकिन तब शुरू किया गया था, मतलब घोषणा की गई थी, अब इसका पहला चरण लॉन्च कर दिया गया है इस साल। तो देखिए, वी प्राइड इन टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन। इस योजना के तहत, इस प्रोजेक्ट नमन के तहत होगा क्या कि जो मिलिट्री रिटायर्ड वाले पर्सन हैं, मिलिट्री पर्सन हैं, या उनके फैमिली वाले जो शहीद हो गए हैं, उनके फैमिली वाले हैं, उनकी केयर रखने के लिए, उनकी देखभाल रखने के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है। ठीक है, तो भूतपूर्व सैनिक या रक्षा पेंशन भोगी या उनके परिवार वालों को समर्पित सहायता और सेवाओं के लिए है। कई बार ऐसा देखने को मिला है मामला कि सैनिक शहीद होता है, अनाउंस किया जाता है कि उसको इतना रुपए मिलेंगे या ये सुविधाएं मिलेंगी, या किसी के घर के किसी को नौकरी मिलेगा, कुछ भी जो भी अनाउंस किया जाता है, वो अब अनाउंसमेंट को पाने के लिए उसकी फैमिली लगातार चक्कर काटते रहती है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तब जाकर के कहीं पर मिलता है उसको वो चीजें, वो सुविधाएं। तो ऐसा ना हो आगे, इसके लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है। एक कार्यालय बनेगा, स्पेशल तौर पर केंद्र बनेंगे, सेंटर्स बनेंगे, जहां पर जाकर के वो आसानी से इन सुविधाओं का लाभ तुरंत ही अपने के लिए सैंक्शन करवा पाएंगे। तो अभी के लिए पहले चरण के तहत 14 स्थानों पर ऐसे 14 कॉमन सेंटर स्थापित किए गए हैं। ये 14 स्थानों के नाम है। आगे आने वाले 2 से 3 वर्षों में देश भर में लगभग 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अगला, हाल ही में मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना बताया है? तो मूडीज है एक रेटिंग एजेंसी, इसने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर के एक नया अनुमान जारी किया है और इसमें अपना पुराना अनुमान बढ़ा करके इन्होंने 7.2% कर दिया है। पिछला अनुमान इन्होंने अपना बताया था दोस्तों 6.8%, अब नया अनुमान 7.2% होगा। किसमें? जीडीपी ग्रोथ रेट में। जीडीपी ग्रोथ रेट जानने से पहले आप जीडीपी जान लो। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू आय, या कहें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू आय मतलब कि
कुल सकल आय ऐसा जो घरेलू से उत्पादन हो रहा हो, घर से उत्पादन हो रहा हो। घर से मतलब किसी एक फाइनेंशियल ईयर में आपके देश में जितने भी सेवाओं का और सर्विसेज का प्रोडक्ट का, उत्पादों का, ठीक है, सर्विसेज और प्रोडक्ट का, सेवाओं का और उत्पादों का उत्पादन हो रहा होता है, उसे ही कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। फिर से सुन लो, किसी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी एक देश के भीतर भीतर जितनी भी सेवाओं और उत्पादों का उत्पादन हो रहा होता है उसे कहते हैं जीडीपी। अब वो किस दर से बढ़ रही है, किस परसेंटेज से बढ़ रही है, उसे कहते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। तो यहाँ पर वो कितने दर से बढ़ने को बताए हैं 2024-25 में 7.2% से, ठीक है। अब साथ ही साथ 2025-26 का भी अनुमान इन्होंने जारी कर दिया। इन्होंने बताया अगला वाला जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें 6.6% की ग्रोथ रेट होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये अनुमान है, ये घटाते बढ़ाते रहते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही ग्रोथ हो, ठीक है, रियल नहीं है, ये प्रिडिक्शन है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय की स्थापना कोलंबो में किए जाने के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अभी 4 देशों ने मिलकर के हस्ताक्षर किए हैं और इन 4 देशों में भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका शामिल है। श्रीलंका शामिल है, ठीक है ना। तो ये 4 देशों ने मिलकर कोलंबो सिक्योरिटी समिट का सेक्रेटरिएट यानी सचिवालय स्थापित करने पर सहमति जिताए हैं। तो कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में है। यहीं पर ये मीटिंग हुई। इसको भी मैं आपको पिछले महीने कवर करा चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि कोलंबो समिट होने वाली है अगस्त में और उसमें अपने अजीत डोभाल जी जाएंगे क्योंकि ये सुरक्षा से संबंधित है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल जी। तो वो गए थे इसमें हिस्सा लेने। अब इसमें ये डिसीजन निकल करके आया कि चलो एक कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय स्थापित किया जाए। मतलब ये एक सचिवालय होगा, यहीं पर मीटिंग्स वगैरह होगी, तो कोलंबो में स्थापित किया जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 4 देश तो दोस्तों इस बार हैं। इस बार शामिल हुआ है मॉरिशस, तो इसको याद रखना, न्यू कंट्री है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि एक ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ है। ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ है बांग्लादेश, ठीक है ना। बांग्लादेश जो है, अब आप ध्यान से अगर देखो, जियो पॉलिटिक्स पर अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते होगे तो ध्यान दोगे आप, ये वो क्षेत्र है जो भारत के आसपास के क्षेत्र हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्र है, देश हैं। तो दक्षिण एशिया में भारत सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर के एक अपना गुट बना रहा है, ठीक है ना। ब्रिक्स और ये सार्क वगैरह के और जो एससीओ समिट है उन सब में भी भारत है, लेकिन यहाँ पर भारत अपना एक अलग ग्रुप बना रहा है, ठीक है। अगला, हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड ने पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन यानी पाटा गोल्ड अवार्ड जीता? तो पाटा गोल्ड अवार्ड तीसरी बार जीत लिया है नेपाल ने। नेपाल ने, नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने ये जीता है। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के आजीविका पुनर्प्राप्ति परियोजना यानी STLRP, इसको दिया गया है। इस परियोजना के लिए इसको सतत पर्यटन की श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया है। तो तीसरी बार दिया गया है पाटा गोल्ड मेडल। पाटा गोल्ड मेडल पुरस्कार पूछा जाता है और इससे पहले 2022 और 23 में जीता था, तब इसी कार्यक्रम के लिए इसे मिला था STLRP के लिए, ठीक है, नेपाल के पर्यटन बोर्ड को। अगला, किस कंपनी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए बीजू पटनायक खेल पुरस्कार जीता? तो दोस्तों बीजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला है नालको को। किसे? नालको को मिला है। और किसके द्वारा मिला है? उड़ीसा की सरकार के द्वारा। बीजू पटनायक पुरस्कार बीजू जनता दल पार्टी के जो संस्थापक थे और नवीन पटनायक के पिताजी, उनके नाम पर दिया जाता है। तो बीजू पटनायक पुरस्कार ये जीता है इन्होंने। अभी आपने देखा इस बार उड़ीसा के विधानसभा चुनाव में लगातार 5 बार से जो जीतते आ रहे थे नवीन पटनायक जी, वो चुनाव हार गए थे। तो लेकिन नाम तो पुरस्कार का उनके पिताजी के नाम पर ही है। अभी नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी बने हैं। ये नए मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, याद रखना, ठीक है। इस पर नए राज्यपाल और मुख्यमंत्री को वीडियो देनी थी, ध्यान से उतर जाता है, शेड्यूल नहीं बन पाता। चलिए मैं जल्द ही दूंगा आपको, जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं उन पर वीडियो। तो फिलहाल बीजू पटनायक खेल पुरस्कार 2023 के लिए मिला है नालको को। ध्यान रखना 2023 के लिए पुरस्कार मिला है। नालको यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसके CMD हैं श्रीधर पात्रा। अगला, 1 सितंबर 2024 को किस एयरपोर्ट पर भारत का सबसे बड़ा एरो लाउंज लॉन्च किया गया? भारत का सबसे बड़ा एरो लाउंज ये लॉन्च किया गया है दोस्तों कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पर। तो कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड पर
जो केरल के सीएम है पिनराई विजयन, इन्होंने 1 सितंबर को उद्घाटन किया। 0484 एरो लाउंज, ये विश्व स्तरीय एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाला यहाँ पर वो एयर लॉन्च होगा। इसमें आपका कला, बैक वाटर प्रदेश, वनस्पतियां, मतलब एरो लॉन्च जो है ना कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर फोटो वोटो नहीं दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ पर प्रदर्शनी टाइप की होगी, जो लोग थोड़ा समय बिता पाएंगे वो जा करके यहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं देखने के लिए, थोड़ा सा प्रदर्शनी टाइप में। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो है ये अपने यात्रियों को बजट दरों पर विश्व स्तरीय एयरपोर्ट अनुभव प्रदान करने वाला है। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा। और अर्जुन बैच अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है इसको ज्वाइन कीजिए। एनटीपीसी का अर्जुन बैच जबरदस्त बैच है। अच्छा, कल कूपन कोड नहीं काम कर रहा था, बहुत सारे लोग परेशान थे। एक्चुअली में कल संडे था, ऑफिस यहाँ पर क्लोज थी और 31 अगस्त को जो है वो सारे कूपन कोड ऑफ हो गए थे, मतलब उसका वैलिडिटी एंड हो गया था। तो कल शाम तक जैसे ही पता चला तो फिर से एक्टिवेट करवाया गया तो इस महीने के लिए। तो जो कूपन कोड है आप जाकर के आप अप्लाई करोगे तो लागू होगा और इस पर डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो अर्जुन बैच आरआरबी एनटीपीसी का इसमें क्लासेस चल रही है, डेली 3 क्लासेस मंडे से सैटरडे तक चलती हैं और इसमें ये सारे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं। इस हफ्ते आपका रीजनिंग शुरू होने वाला है, तो रीजनिंग वाले काफी परेशान हो रहे थे, रीजनिंग और साइंस वाले दोनों लोग परेशान ना हो, इस हफ्ते आपकी शुरुआत होगी इसकी क्लास। लास्ट डे के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो बीएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दलजीत सिंह चौधरी को ये पूछा गया था। मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम मां कालिका धाम रखा गया था। आज आपको क्या बताना है? आज आपके लिए क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आईओसीएल का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ठीक है, एचपीसीएल आईओसीएल दोनों बताया था मैंने। खेल मंत्री ने मनसुख मंडाविया द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम रीसेट का पूरा नाम क्या है? रीसेट जो कार्यक्रम शुरू किया गया है इसका पूरा नाम क्या है, ये आपको आज बताना है। ठीक है, तो ये थे आज के दिन के क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ई बुक्स वगैरह लेना है तो आप एमजेटी ऐप से जाकर ले सकते हो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।